हेलो एवरीवन। आज हम एक नया एक्ट देखते हैं। आज हम देखते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो इसमें देखते हैं ये 1961 में बना था। ये 28वें नंबर का एक्ट था। तो जब 1961 में जब ये एक्ट बनना था उससे पहले 27 एक्ट बन चुके थे। तो अब हम इसमें देखते हैं कब ये बन के तैयार हुआ था। तो ये 20 मई 1961 को ये बन के तैयार हुआ है। अब इसका उद्देश्य क्या था तो हम देखते हैं आगे। इसमें लिखा है दहेज देना या लेना प्रतिषेध करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था कि दहेज है उसे लेना और देना दोनों को प्रतिषेध करने के लिए बनाया गया था। इसमें सेक्शन 10 सेक्शन है। काफ़ी छोटा एक्ट है और हम इस एक्ट को देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो हम इसे देखते हैं। तो इसमें हम पहला सेक्शन देखते हैं। पहला सेक्शन कहता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार कहाँ तक है, वो प्रारंभ कब हुआ था। तो पहला इसमें 3 क्लॉज है। फर्स्ट क्लॉज कहता है इसका नाम होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तब अब ये संपूर्ण भारत पे है, जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर। अब आगे आ जाता है थर्ड पूछता है ये कब से प्रवृत्त होगा। तो ये कह रहा है उस दिन से प्रवृत्त होगा जिस दिन केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनाउंसमेंट कर दे, उस दिन से क्या हो जाएगा, ये लागू हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्लॉज सेक्शन सेकंड में इसमें डेफिनेशन दे रखी है। तो हम इसमें देखते हैं कि इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी भी समय, ठीक है, किसी भी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई हो। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है, उसे हम क्या कहते हैं, दहेज। बी में कह रहा है विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को दी गई हो। तो ये क्या कह रहा है, कौन कौन सी चीज़ है। तो ए में बता दिया विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई हो। दूसरे में बता रहा है कि विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष के माता पिता या अन्य किसी व्यक्ति को दी जा रही है, उसे भी दहेज कहेंगे। अब इसमें एक पॉइंट डाला गया है उस पक्षकार के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी गई या दी जाने वाली करार की गई, किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम सुन्नी विद शरीयत लागू होने पे मेहर उसके अंतर्गत नहीं आता। तो ये सीधा सीधा ये कह रहा है कि जो मेहर है वो दहेज के अंतर्गत नहीं है। अब आ जाते हैं, इसमें हमने देख लिया दहेज के बारे में, दहेज की डेफिनेशन। अब देखते हैं हम सेक्शन थर्ड बताता है दहेज लेना या दहेज देने के लिए शास्ति। तो लेना और देना दोनों के लिए दंड दिया गया है। तो ये बताता है यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा, या तो लेगा या देगा या लेना या देने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपए से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का इनमें से जो भी अधिक हो कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर कोई दहेज देगा या लेगा या लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 साल से तो कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 साल से कम की नहीं होगी और जुर्माने में जो 15,000 रुपए से या ऐसे दहेज के मूल्य, जो दहेज का मूल्य है ये 15,000 होगी, या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का जिस इनमें से जो भी अधिक हो कम नहीं होगी, दंडनीय होगा। तो इसमें से जो अधिक होगी तो 15,000 रुपये या दहेज की मूल्य जो भी होगी वो जुर्माने में लगाई जाएगी। अब इसमें परंतु दे रखा है। परंतु ये कह रहा है परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त विषय कारण के निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 5 वर्ष से कम की किसी अवधि को कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा। तो ये क्या कह रहा है, न्यायालय क्या कर सकता है अपने विवेक से। न्यायालय ये कह रहा है कि परंतु ये कह रहा है परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त विशेष कारणों को देखकर क्या कर सकता है, 5 वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश भी दे सकता है।
अब आ जाते हैं हम आगे। आगे इसका क्लॉज आ गया सेकंड, क्लॉज सेकंड उपधारा एक की कोई बात। ऐसी भेंटें जो वधू को विवाह के समय दी जाती है उनके संबंध में लागू नहीं होंगी। जो गिफ्ट दी जा रही हैं वो दहेज नहीं माने जाएंगे, परंतु यह तब जबकि भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई हों। तो पहले, अब सेकंड, फर्स्ट में बता दिया था, जो पहली उपधारा है उसमें बता दिया, ठीक है। अब इसमें सेकंड में ये कह रहा है कि जो उपधारा फर्स्ट की कोई भी बात उन उन बेटों पर लागू नहीं होगी जो कि वधू को विवाह के समय, ठीक है, जो दी जाती है मतलब गिफ्ट दी गए उन पर लागू नहीं होगी। पर परंतु में ये कह दिया वो भेंटें क्या होने चाहिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जानी चाहिए। अब आ जाते बी पे। भी कह रहा है ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय दी जाती है या उनमें से संबंध में लागू नहीं होंगी। अब इसमें ये क्या ऊपर कह दिया कि ऐसी भेंटें जो वधू को विवाह के समय दी जाती है, और बी में कह रहा है कि ऐसी भेंटें जो वर को विवाह के समय दी जाती हैं वो मतलब गिफ्ट जो है वो दहेज के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब आगे परंतु में कह दिया है कि परंतु पर जो गिफ्ट दी जा रही हैं वो कैसी होनी चाहिए, इस जो इसमें कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जानी चाहिए जो भेंटें हैं, तो उन्हें हम दहेज नहीं मानेंगे। फिर आगे परंतु में ये कह रहा, परंतु यह और जहाँ ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू को नातेदार हैं दी जाती हैं, वहाँ ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की हों और उनका मूल्य ऐसी व्यक्ति की वित्तीय प्राथिक को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा या जिसके ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं अधिक नहीं होंगी। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है परंतु यह और जहाँ ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उनकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू के नातेदार हैं उनके द्वारा, वहाँ ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की होनी चाहिए। जो मतलब वधू को जो भेंटें दी जा रही हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, रूढ़िगत प्रकृति की होनी चाहिए, और जो दे रहा है उसकी जो बैकग्राउंड है तो ये कह रहा है उनका मूल्य ऐसे व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते होने चाहिए। ऐसा नहीं है उसकी स्थिति है नहीं है ठीक और वो उससे बड़ी भेंट दे रहा है तो उसे भेंट के अंतर्गत नहीं रखेंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन 4 कह रहा है दहेज मांगने के लिए शास्ति। अगर कोई दहेज मांगता है तो उसके लिए भी शास्ति है। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति परिस्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज के प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी। कितनी हो सकेगी, 2 वर्ष तक की हो सकेगी। जो जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंड नहीं होगा। जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंड दिया जाएगा। ये दहेज मांगने के लिए शास्ति के बारे में बता दिया। परंतु बता दिया, परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे 6 मास से कम की अवधि के लिए दंड आरोपित कर सकता है। तो ये बता दिया। तो ऊपर क्या होता है, दहेज लेने के लिए दंड बताया गया है। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, 6 मास से कम की नहीं होगी और 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जो जुर्माना है वो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंड दिया जाएगा। परंतु में ये कह दिया इतना दंड तो दिया जाएगा, पर क्या है, न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे 6 मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश आरोपित कर सके। अब आ रहा है 4A में कह रहा है, सेक्शन 4A में कह रहा है विज्ञापन पर पाबंदी। तो ये कह रहा है यदि कोई व्यक्ति कह रहा है यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र, नियतकालीन पत्रिका, जर्नल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश की प्रस्तावना करेगा। तो ये कह रहा है कि कोई क्या करेगा, कोई विज्ञापन करेगा दहेज के लिए, ठीक है, कि पुत्र पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप क्या करेगा, विज्ञापन करेगा। बी में कह रहा है
खंड ए में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा या संचालित करेगा। ठीक है, तो ये बता दिया कि क्या करेगा। ए में बताया अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र में, नेताकालीन पत्रिका में, जर्नल में या किसी अन्य माध्यम से अपने संपत्ति या किसी धन के अंश का दोनों के किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश का प्रस्थापन करेगा। तो ये बता दिया कि विज्ञापन करेगा। अब बी में बता रहा है कि खंड बी में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा या प्रचालित करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 6 मास से कम की नहीं हो सकेगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी। जुर्माने से जुर्माना लगेगा, 5 वर्ष तक की सजा। ठीक है, 6 माह से जो कम की नहीं होगी, 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना जो 15,000 रुपए तक का हो सकेगा, दंड दिया जाएगा। तो ये बता दिया हमारा बी में। अब परंतु में ये कह रहा है, परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएं तो सजा 6 मास से कम की भी अवधि के लिए दंडादेश दे सकता है। कह दिया। अब आ जाते आगे। आगे कह रहा है दहेज देने या लेने के लिए करार। ये कह रहा है दहेज लेने या देने के लिए एग्रीमेंट का शून्य होना। तो कह रहा है दहेज लेने या देने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है तो वो क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। अब आ जाते हैं 6 में। 6 कह रहा है दहेज का पति या उसके वारसों के फायदे के लिए होना। तो ये कह रहा है जो दहेज मिल रहा है तो दहेज का पत्नी, जो पत्नी है उसको या उसके वारसों के फायदे के लिए होगा। जो उपयोग होगा, जो उसे शादी में चीजें मिली हैं उसका उपयोग कौन कौन करेगा, वधू करेगी और उसके बच्चे करेंगे। तो पहला क्लॉज बता रहा है जहाँ कोई दहेज ऐसी स्थिति से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया, वहाँ वह व्यक्ति उस दहेज को, तो ये कह रहा है कोई शादी हुई थी उसमें दहेज दिया गया था और जिसका विवाह हुआ था उससे कोई भिन्न स्त्री है उसे रखने के लिए दिया गया था। तो फिर क्या किया जाएगा, तो बी में ए में कह रहा है यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया है तो विवाह की तारीख के पश्चात, जो विवाह हो गया उसके बाद 3 महीने के भीतर क्या करेगी, जिस स्त्री ने उसे अपने पास रखा था उसको दे देगी जिसका विवाह हुआ है। ठीक है, जिस लड़की को दहेज मिला है, जिसकी शादी में मिला है, उसे दे दिया जाएगा। बी में कह रहा है यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया था तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर, या और अगर ये पहले एम बता दिया, अगर विवाह से पूर्व प्राप्त किया है कोई दहेज तो क्या करेगा, विवाह की तारीख के पश्चात 3 महीने के भीतर उस जिस लड़की की शादी में वो मिला था उसको दे दिया जाएगा। बी में कह रहा है अगर विवाह के समय में लिया गया था या उसके पश्चात प्राप्त किया गया है तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर उसे दे दिया जाएगा। या अब सी में ये कह रहा है या बता रहा है यदि वह उस समय जब स्त्री अवयस्क थी, अब जिस लड़की की शादी हुई थी वो क्या थी, अवयस्क थी, तब प्राप्त किया गया तो उसको 18 वर्ष की हो जाएगी। उसके 18 वर्ष के होने के 3 महीने के अंदर क्या कर दिया जाएगा, उसे जो उसकी शादी में दहेज दिया गया था वो उसे दे दिया जाएगा। अब आगे कह रहा है स्त्री को आंतरित कर देगा और इसे अंतरित तक से उस न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण किया तो उसे दे दिया जाएगा। जिसने लिया था वो क्या करेगा, वो व्यक्ति जिसका विवाह हुआ है उसे दे देगा। अब आ जाते हैं बी में। अब आ जाते हैं सेकंड क्लॉज। ये कह रहा है यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित की संपत्ति के उसके द्वारा विनित परिसीमा काल के भीतर या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित अंतरण करने में असमर्थ रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं हो सकेगी किंतु जो 2 वर्ष तक की होगी। तो ये कह रहा है अगर शादी के समय उसने क्या किया, दहेज दिया गया था, उसने अपने पास रख लिया है, उसे नहीं दिया, जिसका विवाह हुआ है उसे नहीं दिया, इसमें जो आगे टाइम बताया उस टाइम के अंतर्गत। ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा, ठीक है, तो उसे या वो देने में असमर्थ, अंतरित करने में असमर्थ रहेगा तो क्या किया जाएगा, उसे जो 6 माह से कम की नहीं होगी जो सजा होगी और 2 वर्ष तक की हो सकेगी वो दी जाएगी। और जुर्माना जो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु जो 10,000 रुपये तक का होगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सॉरी, थर्ड क्लॉज आ जाता है। थर्ड क्लॉज कह रहा है यह जहाँ उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री
कि उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वह स्त्री के वारिस ऐसे तस्वीर धारण करने वाले व्यक्ति को दावा करने के हकदार है। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति जिसे शादी में जो चीज मिली थी वो क्या, वो उस लड़की की, उस वधू की मृत्यु हो गई, तो फिर उसका जो शादी मिला था जो भी सामान उसका, वो उसके वारिसों का हक होगा, उस पर फिर उसके बच्चों का हक होगा। परंतु में क्या कह रहा है, परंतु जहाँ ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा होती है, वहाँ ऐसी संपत्ति। अब क्या कह रहा है, अगर कोई लड़की ऐसी है जिसकी शादी हुई, उसके 7 साल के अंदर क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, तो फिर तो कह रहा है यदि कोई संतान नहीं है तो उसके माता पिता को आंतरिक कर दिया जाएगा, जो उसे शादी में पैसा दिया गया था वो। यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को आंतरिक कर दिया जाएगा, और ऐसे अंतरत तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में धारण करेगी। ठीक है, अब ये देखते हैं 3A। जहाँ उपधारा 1 उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतर करने में असफल रहेंगे कि के लिए उपधारा 2 के अधीन सिद्ध दोष ठहराया गया है। किसी व्यक्ति ने उस उपधारा के अधीन सिद्ध दोष ठहराया जाने के पूर्व ऐसी संपत्ति उसके हकदार स्त्री को या स्थायी स्थिति उसके वारसों माता पिता या संतान को आंतरित नहीं करता है। मतलब जो दहेज में दी गई चीजें हैं वो क्या करता है, वो स्त्री की डेथ हो जाती है तो उसके माता पिता वारसों या संतानों को देता नहीं है, मतलब आंतरित नहीं करेगा। वहाँ न्यायालय उस उपधारा के अधीन दंड अधिनिर्णय करने के अतिरिक्त लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि वह व्यक्ति ऐसी संपत्ति का यथास्थिति ऐसी स्त्री उसके वारिसों माता पिता या संतान को ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिश्चित की जाए अंतरण करे, और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देशों का विनिश्चित अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहेगा तो संपत्ति के मूल के बराबर रकम ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना हो, और उसका यथास्थिति उस स्त्री उसके वारिसों माता पिता या संतान को संदाय कर दिया जाएगा। तो ये थर्ड ए में ये कह रहा है कि अगर वो स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो जिन्होंने लिया है दहेज वो उसके वारिसों माता पिता या संतान को नहीं वापस करते हैं, तो फिर क्या किया जाएगा, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा उस दहेज के बराबर, और उस जुर्माने को ऐसे आरोपित किया जाएगा जैसे न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना हो, और उसे लेकर जुर्माना लगाया गया उसे लेकर उसके माता पिता संतान और वारिसों को दे दिया जाएगा। अब आ जाते हैं क्लॉज 4। क्लॉज 4 कह रहा है इस धारा की कोई बात 3 और 4 के उपबंध पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं उपधारा अपराधों का संज्ञान। तो ये कह रहा है अपराध का संज्ञान कैसे किया जाएगा, तो ये कह रहा है अब आ जाते हैं हम सेक्शन 7 पे अपराधों का संज्ञान। तो ये कह रहा है फर्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1972 में किसी बात के होते हुए भी, हमारे यहाँ CRPC है उसके होते हुए भी ये कह रहा है महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अगर कोई न्यायालय से अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचार नहीं करेगा। तो पहला बता दिया कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा वो ही ऐसे केसों का ट्रायल करेगा। अब बी में बता रहा है कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, ऊपर बता दिया ट्रायल के बारे में, अब बता रहा है संज्ञान। तो अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को घटित करने वाले तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट पर, या तो अपनी जानकारी पर या पुलिस रिपोर्ट पर, या अपराध से व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो ये कह रहा है कैसे करेगा, तो ये कह रहा है बी में कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध से घटित करने वाले तथ्य हैं जो पुलिस ने बताए हैं उसके आधार पर। सेकंड बता रहा अपराध से व्यथित व्यक्ति हैं, माता पिता हैं उस लड़की के, अन्य नातेदार हैं अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थान या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। सी में बता रहा महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करे। तो ये क्या कह रहा है, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करे। तो कौन देगा, महानगर और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट देगा उसे दंड। आगे कह रहा है सेकंड में इस दंड प्रक्रिया संहिता
के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर लागू नहीं होगी। आगे थर्ड, तत्समय प्रबद्ध किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी अपराध के से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा। मतलब इस तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति है वो सूचना देता है, उसने सूचना दी और उसके ऊपर कोई अभियोग नहीं चलाया जाएगा कि उसने दहेज से संबंधित कोई सूचना दी है। अब सेक्शन 8, अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना तथा जमानतीय असमनीय होना। जो अपराध है वो कैसे होंगे? संज्ञेय हैं, जमानतीय और असमनीय भी होंगे। तो पहला कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इस अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होंगे मानो वे ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए हों, निमित्त से भिन्न विषयों के प्रयोजन के लिए हों। उस संहिता की धारा 42 में विनिश्चित समय विषय और किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तार संज्ञेय अपराध हो। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असमनीय होगा। तो ये क्या कह रहा है कि जो इस दहेज प्रस्ताव अधिनियम से संबंधित जो अपराध हैं उनमें जमानत मिल जाएगी पर वो असमनीय होंगे, ठीक है, और संज्ञेय होंगे। अब आ जाते हैं आगे 8A। 8A कह रहा है कुछ मामलों में सबूत का भार। तो ये कह रहा है सबूत का भार किस पर होगा? तो कह रहा है जहाँ कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहाँ यह साबित करने के बाद भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। तो किस पर होगा? जिसके विरुद्ध ये अपराध बताया गया कि इसने दहेज मांगा था, वही बताएगा कि नहीं वही से अपने सबूत देना होगा कि हमने नहीं मांगा था। अब 8B दहेज प्रस्ताव अधिनियम। 8B में है दहेज प्रस्ताव अधिनियम। दहेज प्रस्ताव अधिनियम पहला कह रहा राज्य सरकार उतने दहेज प्रस्ताव अधिनियम नियुक्त कर सके जितने वह ठीक समझे और वे क्षेत्र में निश्चित कर सके जिनके बाबत वे अपनी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन करेंगे। तो ये कह रहा है राज्य सरकार क्या कर सकेगी? जो दहेज प्रतिषेध के लिए कार्य करेंगे ऐसे अधिकारियों को नियुक्ति कर सकेगी। वो कितने करेगी? जितने वह ठीक समझे। फिर सेकंड में ये कह रहा प्रत्येक दहेज प्रस्ताव अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का और कृत्यों का पालन करेगा। तो अब पहले बता दिया कि सरकार क्या करेगी? नियुक्ति करेगी अधिकारियों की। फिर सेकंड में बता रहा है कि क्या क्या काम होंगे उनके, उनकी शक्ति, कृत्य और पालन क्या क्या करेंगे, कृत्यों का पालन कैसे करेंगे, तो वो आगे बताया गया है। पहला बताया गया यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है, जो ये अधिनियम है उससे संबंध नियम है उनके पालन किया जा रहा है, ये उनका देखने का कार्य होगा। बी में कह रहा है दहेज देने या दहेज लेने के दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने का यथावत रोकना। कह रहा है कोई दहेज मांगना, कोई देता है या लेता है या मांगता है उसको रोकने का कार्य करेंगे। थर्ड कह रहा है इस अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्रित करना जो आवश्यक हो। जो दहेज से संबंधित अपराध करते हैं उन व्यक्तियों के विरुद्ध एविडेंस इकट्ठा करना, वो कार्य करेंगे। घा में कह रहा है इस ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिश्चित किए जाएं। ठीक है, तो ऐसे जो इस अधिनियम राज्य सरकार उसे बताए या इस एक्ट द्वारा उसे बताया जाए उनका वो पालन करेंगे। आगे थर्ड में कह रहा है राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रसिद्ध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सके जो अधिसूचना में विनिश्चित की जाए और ऐसी शक्तियों का प्रयोग की ऐसी परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिश्चित किए जाए। तो क्या कह रहा है? पुलिस अधिकारियों की भी शक्ति दे सकती है, ठीक है, अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार। अब 4 में कह रहा है राज्य सरकार दहेज प्रसिद्ध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन में सलाह देगी। तो कौन सलाह देगी? राज्य सरकार देगी। और सहायता करने के प्रयोजन के लिए सलाहकार बोर्ड होगा, ठीक है, सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति करेगी जिससे उस क्षेत्र में जिसकी बाबत ऐसा दहेज प्रसिद्ध अधिकारी धारा 1 के अधीन अधिकारिता प्रयोग करता है 5 से अनधिक। अभी बता दिया। आगे जो एक बनाया जाएगा जो दहेज प्रसिद्ध अधिकारी है उसकी सहायता के लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा और उस सलाहकार बोर्ड
सलाहकार बोर्ड में 5 से अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे, जिनमें से कम 2 महिलाएं होंगी। तो जो 5 से अनधिक मतलब 5 तो होना ही चाहिए, इतने तो समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे जो बोर्ड बनाया जाएगा उसमें उसमें में कम से कम 2 महिलाएं होंगी। अब आ जाते हैं हम 9 सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है नियम बनाने की शक्ति। तो कह रहा है केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रोविजन को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र की अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बना सकेगी। 9 सेक्शन 9 में कह दिया, ठीक है। और इसमें बता रहा है, सारी चीज़ें बता दी, तो सीधा याद रखने लायक बात है कि वो केंद्र सरकार नियम बनाएगी सेक्शन 9 के तहत। और थर्ड में ये कह रहा है जो नियम बनाए जाएंगे वो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे। 30 दिन के अंदर और 30 दिन की अवधि का टाइम दिया जाएगा। और अगर दोनों सदनों देख लेंगे, अगर दोनों सदन कहते हैं ठीक है, तो फिर क्या कर जाएगा, उसे देश में लागू कर दिया जाएगा। अगर वो कहते हैं इसमें परिवर्तन करना चाहिए तो उसे परिवर्तन के लिए भेज दिया जाएगा। अगर उनमें से दोनों सदन कहते हैं कि ये ठीक नहीं है तो फिर उसे क्या कर दिया जाएगा, निष्प्रभाव कर दिया जाएगा और निष्प्रभावी कर दिया जाएगा। पर जब वो बना था और जिस दिन निष्प्रभावी हुआ उससे पहले उस एक्ट के द्वारा जो भी मुकदमे चले हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 कह रहा है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। अब 9 में केंद्र सरकार बना रही थी और 10 में राज्य सरकार बना रही है। तो ये कह रहा है राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रोविजन को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्या कर सकेगी, नियम बना सकेगी। फिर नियम बनाने के बारे में बता दिया। अब थर्ड में ये कह रहा है राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र कहाँ रखे जाएंगे, विधानमंडल में रखे जाएंगे, विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। तो ये केंद्र सरकार वाले संसद में रखे जाएंगे और राज्य सरकार वाले राज्य विधानमंडल के तहत रखे जाएंगे, ठीक है, समझ रखे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा दहेज प्रच्छेद अधिनियम कंप्लीट। ये एक आगे के एक्ट हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।